हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एग्जाम ग्राउंड। कोविड-19 पिछले कुछ टाइम से ये टॉपिक एसएसबी की जीडीज में, लेक्चरेट्स में, यूपीएससी एग्जाम्स की आंसर राइटिंग में और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। पिछले कुछ टाइम से हम काफ़ी सारी वीडियोस और टॉपिक्स बना चुके हैं कोविड-19 को लेके, और आज की इस वीडियो में हम दोबारा एक टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम इंडिया के पोस्ट कोविड-19 क्या क्या रिफॉर्म्स होने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और अभी इंडिया में जो कंसर्न चल रहा है यानी इनइक्वालिटी का जो कंसर्न है उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम ग्राउंड अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला है जिसमें आप सभी को रियल टेस्ट एनवायरनमेंट मिलेगा। उसके अलावा आपको अपने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलेंगे, टॉपिक और सेक्शन वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे और साथ ही साथ आपके डाउट्स भी सॉल्व किए जाएंगे। एग्जाम ग्राउंड को आप इंस्टाग्राम एज वेल एज टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको सारे एग्जाम रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल के साथ। ये एडिटोरियल पिछले कुछ दिनों में न्यूज़पेपर्स में आया था और ये काफ़ी ट्रेंडिंग एडिटोरियल था। इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन पिलर्स की बात की गई है कि इंडिया को क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है ताकि पोस्ट कोविड-19 इंडिया में जो जो रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो। कोविड-19 ने जो पहली प्रॉब्लम पोस्ट करी है वो है ग्रोइंग इनइक्वालिटीज़ की। अब मैं आपको इसको बहुत एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके बताता हूँ। जैसे अगर आप वैक्सीन की बात कर लें, जितने भी रिच लोग हैं या इवन अपर मिडिल क्लास लोग हैं उनको वैक्सीन मिल चुकी है, चाहे वो 45 प्लस या 60 प्लस एज के लोग हैं। लेकिन अगर पुअर स्टेटा में हम बात करें तो जितने भी गरीब लोग हैं उनको वैक्सीन मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बहुत लोगों को तो ये प्रोसीजर भी नहीं पता कि किस तरीके से वैक्सीन लेनी है। तो ये एक तरीके की इनइक्वालिटी दिखाता है कि किस तरीके से कोविड-19 ने इनइक्वालिटी इंक्रीज़ कर दी है। इनफैक्ट कोविड-19 की वजह से आपने ये भी पढ़ा होगा कि रिच लोग और ज़्यादा रिच बन चुके हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जियो, क्योंकि जियो का बिजनेस कोविड-19 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, और जितने गरीब लोग हैं वो और ज़्यादा गरीब बन चुके हैं क्योंकि लोगों का जॉब लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ है। इनफैक्ट अब रिक्रूटमेंट भी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा कम कर रही हैं, इस वजह से जॉब भी बहुत कम अवेलेबल हैं। प्यू रिसर्च रिपोर्ट, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ क्योंकि ये एक डेटा फिगर है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यू रिसर्च रिपोर्ट ये बताती है कि इंडिया में 150 रुपीज़ पर डे से कम कमाने वाले लोग आज की डेट में डबल हो चुके हैं सिर्फ कोविड-19 की वजह से। देखिए, ये एक और रीज़न दिखाता है किस तरीके से इनइक्वालिटीज़ हमारी कंट्रीज़ में इंक्रीज़ कर रही हैं और कितनी ज़्यादा ऑन ग्राउंड दिक्कतें हो रही हैं। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड बैंक, IMF, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस ने राइजिंग इनइक्वालिटीज़ की बात की गई है, और सिर्फ इंडिया में ही बात नहीं करी गई है, ये काफ़ी और सारी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ भी बताया गया है कि किस तरीके से इनइक्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब देखिए, कोविड-19 के आने से पहले से भी कुछ दिक्कतें थी। क्या दिक्कतें थी? इंडिया में इकोनॉमी उतनी ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर रही थी, इनफैक्ट काफ़ी स्लो डाउन हो रखी थी। बेरोजगारी की प्रॉब्लम, उसके अलावा लो इनकम, रूरल डिस्ट्रेस, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रूरल इंडिया में प्रिवेल करते हैं और उनके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन उनके फूड से नहीं होता, तो ये माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। उसके अलावा इनइक्वालिटी तो खैर बढ़ ही रही है, जो हमने अभी डिस्कस किया। इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर जो है ना, आज की डेट में बहुत वल्नरेबल बन चुका है। काफ़ी ज़्यादा इसमें अप्स एंड डाउन्स देखे जा रहे हैं और लोगों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि इंडिया का मेजर स्ट्रेटा जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है। अगर BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2000 कंपनीज की अगर बात करें तो उनका जो आज की डेट में बिजनेस है वो 1.67 ट्रिलियन यानी एक तरीके से थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 21 का बिल्कुल हाईएस्ट है। और अगर पूरे ईयर की बात करो तो 57% इंक्रीज पे था। देखिए, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर हो चुके हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब हो चुके हैं, ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब अगर अपने करंट ईयर की हम बात करें तो भी हमारी इकोनॉमी कंट्रैक्टेड है, मतलब उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि आने वाले ईयर में यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया 10 to 11% ग्रो करने वाला है। अब ये फैक्ट जो है कंट्राडिक्ट करता है, क्यों? क्योंकि अगर करंट ग्रोथ की बात करो तो करीब करीब 1% के अराउंड हमारी अभी की ग्रोथ है, और ऐसा तो होगा नहीं कि अभी हम 1% में ग्रो कर रहे हैं तो अगले ही साल हम सीधा 10 to 11% में शूट अप कर देंगे। ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक फील होता है। ऑल्दो हम इसको डायरेक्टली क्वेश्चन भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सच एज RBI, SBI, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इस टाइप के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बता रहे हैं कि कंट्रीज सच एज इंडिया, चाइना ये 10% और उससे अबव ग्रो करेंगी। तो इस डेटा को भी हम क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि एक बार के लिए मान सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन गलत डेटा दे सकता है, 2 ऑर्गेनाइजेशन गलत डेटा दे सकते हैं, लेकिन सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं दे सकते ना। तो ये भी कहीं ना कहीं एस्टिमेटेड होगा, ऑल्दो अभी न्यूज़पेपर्स में इस चीज़ का प्रॉपर रीज़न इवैल्यूएट नहीं हुआ है,
तो आगे वाले एडिटोरियल्स में हम देखेंगे कि इसका प्रॉपर रीज़न क्या है। अगर हम जेंडर वाइज की बात करें तो वुमेन जो है उनकी ज़्यादा जॉब लॉस हुआ है कंपेयर टू मेल। दोबारा वही बात होगी, क्या? इनइक्वालिटी, यानी अगर विमेन की बात करो तो उनका जॉब लॉस ज़्यादा हुआ है। तो देखिए इनइक्वालिटी हर एक फेज में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट हेल्थ केयर और एजुकेशन में भी इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही हैं। हेल्थ केयर में कैसे? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वैक्सीन का एग्जाम्पल दिया कि जितने भी रिच लोग हैं उनको तो वैक्सीन मिल जा रही है, लेकिन पुअर लोगों के लिए वैक्सीन उतनी अवेलेबल नहीं है। एजुकेशन की बात करूँ तो अगर रूरल इंडिया की बात करूँ तो रूरल इंडिया में आज की डेट में डिजिटल एजुकेशन जो है वो प्रिविलेंट नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, छत्तीसगढ़ जो स्टेट है ना, वो आज की डेट में गवर्नमेंट की सौभाग्य इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम, रुकिए मैं लिख देता हूँ ताकि आपको इसको आप क्लियरली पढ़ सकें। जो गवर्नमेंट की सौभाग्य इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम है उसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ अभी भी फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड नहीं है। इनफैक्ट अभी पिछले पेपर्स में सच एज CDS और CAPF में, इन दोनों में से किसी पेपर में सौभाग्य इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ये स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है। तो देखिए यहीं पर इस टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं आपके लिए काम आते हैं। तो जो सौभाग्य इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम है ये कहती है कि छत्तीसगढ़ फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, और अगर जब स्टेट फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड नहीं है तो वहाँ पर आप डिजिटल एजुकेशन को इम्पोज कर ही नहीं सकते, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के इंटरनेट, कंप्यूटर्स ये चलेंगे कैसे। तो ये एक तरीके से हर्डल है हमारी एजुकेशन सेक्टर में, और दोबारा ये डिजिटल डिवाइड को इंक्रीज कर रहा है। रूरल इंडिया में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है अवेलेबल अच्छे से। उसके बाद अगर जॉब की बात करें, क्योंकि जॉब लॉस तो हो रहा है तो उसको इंक्रीज कैसे करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है ये जॉब्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है ना जो कभी भी बंद नहीं होता। कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन होता ही रहता है, और कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है तो कोई पुरानी बिल्डिंग टूट के नई बिल्डिंग बनेगी। यानी ओवरऑल मैं सम अप करके ये कहना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो एक बहुत ज़्यादा मेजर तबके को जॉब प्रोवाइड करता है। अब रिसेंट जो बजट था जो हमारी केंद्र सरकार ने अनाउंस किया, उसमें सरकार ने ये कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस करेगी, काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूज करेगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जनरली तो हम इसको बजट कहते हैं यहाँ पर, लेकिन इसको अगर हम फॉर्मल टर्म्स में कहें, यानी पॉलिटी के फॉर्मल टर्म्स में कहें, तो इसको बजट को क्या कहा जाता है? आप इसको मुझे कमेंट में लिख के बताइए। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन भी इनफैक्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब यहाँ राइटर ने 7 अलग अलग चैलेंजेस की बात करी है कि क्या चैलेंजेस आज की डेट हमारे सामने खड़े हैं और हमें इनको किस तरीके से रिजॉल्व करना है ताकि जॉब्स क्रिएट हों। पहला तो है प्रोडक्टिव जॉब्स की यहाँ बात की गई है। रुकिए मैं पेन का मार्कर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ओके, सो प्रोडक्टिव जॉब की बात की गई है। क्यों? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। US और इंडिया, अगर पॉपुलेशन की बात करो तो पॉपुलेशन में इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है कंपेयर टू US, लेकिन अगर इनकम की बात करो या चलो अब GDP की बात कर लो तो US की GDP इंडिया से करीब करीब 7 गुना ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों है? दिक्कत यह है कि इंडिया में लोग एजुकेटेड तो हैं लेकिन स्किल्ड नहीं है, और अगर एक इंसान स्किल्ड नहीं होता है तो प्रोडक्टिवली एम्प्लॉयड नहीं होता है। वेयरएज US में इंसान जो भी लोग हैं वो एक्चुअल में प्रोडक्टिवली एम्प्लॉयड हैं। क्यों? क्योंकि जो भी उन्होंने एजुकेशन ली है उसकी प्रॉपर स्किल्स उनके पास अवेलेबल हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक इंजीनियर जो रेलवे में ग्रुप D की जॉब कर रहा है वो एक तरीके से प्रोडक्टिवली एम्प्लॉयड नहीं है, क्योंकि उसके पास जो नॉलेज सेट है वो इंजीनियरिंग का है, लेकिन वो एक ऐसी जॉब कर रहा है जो आराम से एक 10th पास इंसान भी कर सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल है किस तरीके से हम इंडिया में जितने भी लोग हैं वो एजुकेटेड तो हैं लेकिन स्किल्स की और प्रोडक्टिव जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत पोज कर रही है, वो क्या है? वो है जो डिमांड और सप्लाई है लेबर की। कैसे? अब मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप स्टेट्स की बात करो जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, यहाँ पर जो लेबर्स हैं उनकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, यानी आप कह सकते हैं सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिमांड जो है, डिमांड कहाँ है? जैसे दिल्ली एक हमारी UT जो है वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, राजस्थान में ज़्यादा डिमांड है। तो देखिए ये मिसमैच है कि जहाँ पर जिस स्टेट में लेबर ज़्यादा है वहाँ पर उतनी डिमांड नहीं है, लेकिन जिन स्टेट्स में डिमांड ज़्यादा है वहाँ पर लेबर नहीं है। तो मिसमैच से क्या होता है ना, एक तरीके से लोग अपनी प्रॉपर जॉब्स को नहीं ले पाते हैं। इंडिया की अगर बात करो तो इंडिया में सिर्फ 2.3% ऐसे लोग हैं जिनको फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग मिली है, यानी वो अपने वर्क में स्किल्ड हैं। और अगर बाकी कंट्रीज से कंपेयर किया जाए तो साउथ कोरिया में 96% लोग स्किल्ड हैं, जापान में 80% लोग स्किल्ड हैं। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस हम देख सकते हैं इंडिया और बाकी कंट्रीज़ में। उसके अलावा स्ट्रक्चरल चैलेंज की बात की गई है, क्योंकि देखिए हमें जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर जो हमारी ग्रोथ है
वो पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को प्रॉपरली डेवलप करने में नहीं लगेगी। तो एक तरीके से हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत डिफरेंस होता है। ग्रोथ में सिर्फ इंडिया की नहीं, किसी कंट्री की जो लोग हैं वो ग्रो करते रहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में लोगों के साथ साथ देश भी ग्रो करता है। तो अभी हम ग्रो कर रहे हैं, हम अभी डेवलप नहीं कर रहे हैं, यही तो मेजर डिफरेंस है। उसके अलावा राइटर कहते हैं कि यहाँ पर हमें MSMEs यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है, और माइग्रेंट्स के राइट्स को काफ़ी ज़्यादा एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में ये चीज़ होती है कि जो एम्प्लॉयर होता है, यानी जो जॉब प्रोवाइड करता है माइग्रेंट्स को, वो क्या करता है, जब भी जैसे क्राइसिस आया, कोरोना आया, तो उनको एकदम से जॉब से निकाल दिया गया, उनकी जो सैलरीज हैं कट कर दी गई, और ये एक तरीके से जितने भी माइग्रेंट्स हैं उनके राइट्स के बिल्कुल खिलाफ है। यानी ऐसी चीज़ उनके साथ हो रही है जो एक्चुअल में नहीं होनी चाहिए, तो उनके राइट्स का भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके अलावा हमें एक सोशल सिक्योरिटी और डिसेंट वर्किंग कंडीशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब डिसेंट वर्किंग कंडीशन से एक चीज़ दिमाग में मेरे आती है, वो है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें भी एक आर्टिकल ऐसा है जो ये कहता है कि जितने भी वर्कर्स हैं उनको डिसेंट वर्किंग कंडीशन के अंदर काम करने के लिए एम्प्लॉयर को ये चीज़ करनी चाहिए ऑन ग्राउंड। तो DPSP से भी ये रिलेटेड है। उसके अलावा वेजेस को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अपनी कंट्री की इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन तो हमारी कंट्री में है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो वेजेस हैं वो लोगों की उतनी बढ़ नहीं रही हैं, तो दिक्कतें हैं, यानी एक मिसमैच है। अब हम हेल्थ में अगर आते हैं तो हेल्थ में हमें अपने 1.5% जो है GDP का सिर्फ इतना दे रहे हैं, ऑल्दो हमें कम से कम 3% तो देना ही देना चाहिए। तो ये एक मेजर दिक्कत है। तभी तो गरीब लोग जो हैं उनका एक तरीके से हॉस्पिटल्स में प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता, उनको काफ़ी हरासमेंट भी सहना पड़ता है, इधर से उधर भागना पड़ता है सिर्फ अपने डिजीज़ को क्योर करने के लिए। वहीं अगर किसी और स्टेटा की बात करो, अपन मिडिल क्लास के जो लोग हैं या रिच लोग हैं, उनके लिए इतनी दिक्कतें होती ही नहीं हैं। तो करना क्या चाहिए, जितने भी विमेन हैं, क्योंकि विमेंस का जॉब लॉस ज़्यादा हुआ है, तो विमेन को कैश ट्रांसफर्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, उसके अंडर में नंबर ऑफ डेज को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो सिर्फ 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है। 100 डेज के बाद इंसान क्या करेगा, अगर जॉब नहीं है घर में बैठेगा क्या? तो ये एक मेजर कंसर्न है, इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको यहाँ पर डेटा फिगर देना चाहता हूँ कि अगर नरेगा की बात करो तो हरियाणा वो स्टेट है जो सबसे ज़्यादा पे करता है नरेगा में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा फिगर है, आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये डेटा फिगर जो है ना आपकी SSB की GDs और लेक्चरेट्स को क्वालिटेटिव बनाएंगे। इस चीज़ को मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप प्लीज़ इसको नोट कीजिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि नरेगा जो है वो कौन से ईयर में इंप्लीमेंट किया था हमारी गवर्नमेंट ने? इसको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ड्रॉप कीजिए। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, चलो ये हमने किया था 2003 से 2008 के बीच में। अब आप देख लीजिए, आप कहीं से सर्च कर लीजिए या कोई भी आप पढ़ लीजिए किसी बुक से, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसको ड्रॉप कीजिए। फार्मर्स की जो इनकम है ना उनको इंक्रीज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जो फार्म लॉज है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है, तो डेफिनेटली आपने फार्मर्स से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पढ़ा भी होगा। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है इनके बीच में डिफरेंसेस यानी इनइक्वालिटीज़ को एक तरीके से आप कह सकते हैं बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्यों? देखिए, सेंटर और स्टेट यानी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो मतभेद है, डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तभी तो आपने अगर पॉलिटी में पढ़ा होगा तो जो सरकारिया कमीशन थी, सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये इसी के लिए इस कमीशन का गठन हुआ था, ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं रिलेटेड टू फंड्स, रिलेटेड टू ओपिनियंस, उनको डिस्कस किया जाए, उनको रिजॉल्व किया जाए। उसके अलावा जो हमारी राज्य सरकार का बजट है उसको हमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में डालने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे सेक्टर्स हैं जो जॉब्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। उसके अलावा कुछ पार्ट जो है हेल्थ में, एजुकेशन में और सोशल सेफ्टी नेट्स में भी दिया जाना चाहिए, तब जाके चीज़ें सही डायरेक्शन में चलेंगी। इकोनॉमिक फैक्टर्स को छोड़ के नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं, जैसे डेमोक्रेसी को डीपन करना सही डायरेक्शन में, उसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन यानी जो स्टेट्स के हाथ में अगर चीज़ें आएंगी तो चीज़ें और सही डायरेक्शन में चलेंगी। तो एक तरीके से हमें अपनी अपॉर्चुनिटी जो है उनको एक तरीके से डिस्कस करने की ज़रूरत है, और ऐसे स्पेस निकालने की ज़रूरत है जहाँ पर जो पावर है वो बिल्कुल प्रॉपरली रिडिस्ट्रीब्यूट हो, मैन पावर, और कंट्री जो है प्रॉपर वे में डेवलप हो। तो कोविड-19 के जो पोस्ट कोविड-19 का जो वर्ल्ड होने वाला है ना, वहाँ पर इनइक्वालिटी को एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो भी स्टेप्स हमने ऊपर डिस्कस किए वो सारे वही स्टेप्स हैं जो इनइक्वालिटीज़ को कम करेंगे। एक बार ये चीज़ें कम होंगी तो सस्टेनेबल और इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी और हमारी पॉपुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट हो पाएगा।
तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही इंक्रीज होती है। एग्जाम ग्राउंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस टाइप की वीडियोस मिलते रहें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज इंद्रजीत सिंह साइनिंग ऑफ।